सभी साथियों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थानी बातें पर। तो हम अधिगम के सिद्धांतों की बात कर रहे थे, उसी क्रम में हम आज बात करते हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की जो दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा, जिसको कहा जाता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है कि इन्होंने मेनली आपको जो ध्यान में रखना है वह बात करेंगे हम। जैसे कि इसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की उम्र को 4 अवस्थाओं में बताया है, या हमने जो पीछे बाल विकास में अवस्थाएं पढ़ी थी उनमें भी हम इसको पढ़ सकते थे, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे अधिगम के अनुसार साथ में क्लियर करते हुए पढ़ते चलेंगे। जैसे इनमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें सबसे पहली अवस्था बताई थी संवेदी पेशीय, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। दूसरी बताई है इन्होंने 2 ऑपरेशनल बताई हैं, जैसे कि एक बताई है प्री ऑपरेशनल जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और एक बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद में एक चौथी बताई है अमूर्त, या जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हम कह सकते हैं किशोरावस्था में या 12 वर्ष के बाद में आती है। तो इसकी हम हल्की हल्की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो संवेदी पेशी सेंसरी मोटर स्टेज आती है वह आती है 0 से 2 वर्ष तक, अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें क्या होता है देखना, तो इसमें 0 से 2 वर्ष तक कह सकते हैं या 24 महीने तक कह सकते हैं। इसमें भी उसने बालक के अनेकों गुण बताए हैं, या इसमें भी छोटी छोटी अनेक अवस्थाएं बताई हैं। जैसे कि संवेदी पेशी, तो पेशी से हमें समझ में आ गया कि जो बच्चा है वह मेनली सेंसरी रूप में सीखता है या प्रतिवर्त क्रियाओं के द्वारा सीखता है। ठीक है। जिसमें आते हैं चूसना या उसको स्पर्श करके सीखना। तो इसमें इन्होंने बताया कि इसमें प्रतिवर्त क्रियाएं हो गई, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है इसमें। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है प्रतिवर्त अवस्थाओं की क्रिया कौन सी होती है, या हम शुरुआती इसमें जो अवस्था होती है 0 से 5 महीने यहाँ तक, तो इसमें उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है। जैसे कि अगर बच्चे को आपने छोटे बच्चों के सामने ऐसे देखा होगा कि हम करते हैं कि कोई चीज़ होती है उसको ऐसे हवा में ऊपर हाथ करके कहते हैं कि ये देखो वो वस्तु तो उड़ गई। तो बच्चे को ये पता नहीं लग पाता कि वो वस्तु कहाँ गई, या उसके स्थायित्व के बारे में वह नहीं समझ पाता है। लेकिन जैसे जैसे 24 महीने के पास में आता है ना, या 2 साल अंतिम रूप से होते हैं, तब वह सीखने लग जाता है या उसको पता लगने लग जाता है कि वस्तु कहाँ गई, अर्थात वस्तु का क्या स्थायित्व है। यानी 2 साल खत्म होते होते उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी दूसरी अवस्था की, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें मेनली आपको इसी के अंतर्गत 2 अवस्थाओं को ध्यान में रखना है। यानी 2 से जो 7 वर्ष की आयु है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया। एक को बांट दिया 2 से 4 वर्ष तक, और एक को बांट दिया 4 से 7 वर्ष तक। जैसे कि इसमें पहली अवस्था आती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या हम कहें तो इसको बोलते हैं प्री कंसेप्चुअल पीरियड। ठीक है। ये हो गया 2 से 4 वर्ष, और आगे वाला हो गया अंतःप्रज्ञा काल 4 से 7 साल। अंतःप्रज्ञा काल को अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव पीरियड। ठीक है। तो ये इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। इनमें सीधा सीधा 2 अवस्थाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये अवस्थाएं कौन सी अवस्था की अवस्था है। तो अब हम पूरी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण गुण है उनकी चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, दूसरों को जैसा देखता है वैसा करके सीखता है। इसमें वह नई भाषाओं को सीखता है, या भाषा के माध्यम से नई सूचनाओं को ग्रहण करता है। जो घर में आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे कि वो घर में जो बड़े करते हैं वैसा कार्य करने की सोचते हैं, या जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उनमें मदद करने की कोशिश करते हैं, छोटा मोटा हल्का ज्ञान लेते हैं। ठीक है। या मैं कहूँ तो चीज़ों को पहचानना सीख जाते हैं, यानी रंगों को पहचानना सीख जाते हैं, वार सोमवार इस प्रकार से उनको जानना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर मैं चिंतन की बात करूँ ना, तो वो चिंतन इनमें अतार्किक ही होगा, अभी तक तार्किक चिंतन नहीं होगा। वो हम देखते हैं आगे की अवस्था में, अर्थात 7 वर्ष के बाद में, या मेनली 12 वर्ष के बाद में तार्किक चिंतन देखने को मिलता है। आगे वाली अवस्था में भी तार्किक चिंतन नहीं होगा। ठीक है। तो ओनली चिंतन की बात करें तो इसमें अतार्किक होगा।
एक इसमें गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं सजीव या जीववाद का, सजीव या जीववाद का गुण पाया जाता है। तो ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे खिलौने से खेलते हैं तो वह प्रत्येक चीज़ को सजीव मानते हैं, अर्थात वह ऐसे मानते हैं कि सभी जो चीज़ें हैं वह सांस लेती हैं या प्राणी रूप में देखते हैं। जैसे कोई गुड़िया है तो उसको वह कहेंगे कि नहीं, इसको ज़ोर से मत दबाओ वरना ये मर जाएगी, या इसको ऐसे मत करो, इसको प्यास लगी है, अर्थात सभी चीज़ों को सजीव रूप से देखना। जैसे छोटे बच्चे चांद को देखकर कहते हैं कि चांद आगे भाग रहा है, कि मैं जब जब भाग रहा हूँ तो मेरे साथ में आगे भाग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं सजीव या जीववाद। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात आती है पलटावी गुण की। पलटावी गुण क्या होता है देखना। पलटावी गुण जैसे ये होता है कि आपने बच्चे के सामने दो गिलास रखे, एक जैसे लंबा गिलास है, ठीक है, और एक है छोटा गिलास है लेकिन वो चौड़ा गिलास है, और दोनों में दूध की मात्रा समान है। तो आप बच्चे से पूछेंगे ना कि कौन से में दूध ज़्यादा है, तो जो उसको लंबा लगेगा ना उसमें वह कहेगा कि इसमें दूध ज़्यादा है, क्योंकि उसमें वह ओनली लंबाई के आधार पर देख सकता है। या मैं कह सकता हूँ जो पलटावी गुण है उसका उसमें विकास नहीं हुआ है, या इसको मैं कह सकता हूँ कि अपलटावी गुण का उसमें केवल विकास है। समझ में आ गया होगा आपको। या नॉर्मली मैथमेटिक रूप से मैं पलटावी गुण की बात करूं तो बच्चे को बताया कि 2 गुणा 2 कितना होता है, या 3 गुणा 3 कितना होता है, तो बच्चे ने कहा 9। अब बच्चे को कह दिया कि 9/3 कितना होता है, तो वह इस नियम के माध्यम से नहीं सीख पाएगा। उसको आप अलग से बताएंगे ना कि 9 में 3 का भाग देते हैं तो इस प्रकार से होता है। तो ये गुण होता है उसका पलटावी गुण की, इसमें अपलटावी गुण पाया जाता है या पलटावी गुण नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी अगली अवस्था की, यानी तीसरी अवस्था की, जो बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात इसमें भी जो इसकी सोच है वह मूर्त है, अभी अमूर्त तक नहीं पहुंची है। यानी वस्तु को जैसा सामने देखता है वैसा ही उसको समझता है, उसके आंतरिक गुणों के बारे में अनुमान नहीं लगा पाता है। इसमें जैसे बच्चे में गुणों की बात करें तो किस प्रकार से गुण होंगे, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे क्यों कैसे इस प्रकार के प्रश्न करने लग जाते हैं। इस उम्र के बच्चों को आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ कह दी तो ये क्यों है और ये कैसे, अर्थात है जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात प्रत्येक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। या इसमें चिंतन की बात करें तो चिंतन नाम से स्पष्ट हो रहा है, मूर्त चिंतन है, अर्थात केवल जिस जो सामने दिख रहा है केवल वही गुण है, ठीक है। कि अगर जैसे चाकू है तो चाकू के बारे में वह ऐसे कह सकता है सीधा कि ये काटने के काम आता है, ठीक है। वह इसका इतना पता नहीं है उसको कि ये किस मेटल से बना हुआ है, किस प्रकार से अन्य इसके प्रयोग हैं। या इसमें अन्य गुणों की बात करूं तो वह तुलना करना सीख जाता है, दो वस्तुओं के बीच में तुलना कर सीखना जाता है। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है, इस प्रकार से वह तुलना करना सीख जाता है। या समानता तथा असमानता का उसमें गुण आ जाता है, समानता और असमानता का गुण आ जाता है उसमें। या मैं बात करूं तो वह क्षेत्रफल निकालने लग जाता है, अर्थात है लंबाई चौड़ाई के बारे में बता देता है। अब जो पीछे में हमने पलटावी गुण की बात की थी ना, वो पलटावी गुण यहाँ पर इसमें आ जाता है। अब उसको पता चल जाता है कि पानी तो बराबर ही है गिलास के लंबे छोटे होने से क्या होता है, ठीक है। या मैं कहूँ इस सिद्धांत को संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं, या इसको पलटावी को बोलते हैं इंग्लिश में रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। और जो बालक है वह दिन और तारीख, जो समय महीने वर्ष होते हैं ना, उनको आदि को बताने लग जाता है इस उम्र में। या आप हम लिख सकते हैं कि बालक दिन तारीख और समय महीने वर्ष ये सब बताने लग जाता है। आगे इसकी अंतिम अवस्था आती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें उसका अब विचार है वह एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट यानी चौड़ा, या सीधा कहूँ तो अमूर्त विचार अर्थात खुली सोच हो गई है उसकी। इसमें वह परिकल्पनात्मक चिंतन करने लग जाता है, क्योंकि अब वह किशोरावस्था में है। तो इस उम्र के ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, क्योंकि जो मेनली पीछे की 3 अवस्थाएं हैं ना, उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आके तो उसके सारे गुणों का ही विकास हो जाता है। तो ये हमने इसी के साथ में जो अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं ना, उनकी चर्चा की है। इसमें आपको ये 4 अवस्थाओं को ध्यान में रखना है, या नाम ध्यान में रखना है, इनकी समय अवधि ध्यान में रखनी है कि कौन सी अवस्था है, उसकी समय अवधि क्या है। तो आगे हम देखते हैं इसमें आता है एक अधिगम वक्र, अर्थात अधिगम में वक्र आ गया। अधिगम में वक्र का क्या अर्थ है कि जब व्यक्ति सीखता है ना कुछ, तो वह हमेशा समान गति से नहीं सीखता है। हम भी अगर
तैयारी करते हैं तो हर रोज़ एक सी तैयारी नहीं हो पाती है। कभी हम किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं। या वक्र की बात करूं तो किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, जैसे वह पर्सनल भी हो सकती है, या तो हमारे कोई काम हो जाए तब हमारी पढ़ाई छूट जाती है, या हम मान सकते हैं कि जो पढ़ाया गया है वह हमें पाठ समझ में नहीं आए। तो इसमें जैसे चार वक्र मेनली देखने को मिलते हैं। जैसे एक आता है धनात्मक, जिसको बोलते हैं नतोत्तर वक्र या इंक्रीजिंग। एक आता है ऋणात्मक, जिसको बोलते हैं उनतोत्तर या डिमिनिशिंग। एक आता है समान या सरल रेखीय यानी स्ट्रेट लाइन। एक आता है एस आकारीय, जिसको बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, जैसे आपको एक एक बताऊं। जैसे धनात्मक वक्र क्या हो गया? धनात्मक वक्र में क्या होता है कि अधिगम ऐसा जिसमें कि जो प्रारंभिक दर है ना वो तो धीमी हो, पहले तो दर धीमी हो, उसके बाद में धीरे धीरे वह उसमें तेजी पकड़ता है। अब इसमें आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा सीधा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप अभी एलडीसी के बच्चों की टाइपिंग चल रही है, तो इसमें आप सीधा सीधा ध्यान में रख सकते हैं कीबोर्ड टाइपिंग से। तो पहले 5 दिन 10 दिन तो आपको ऐसा लगेगा यार हमसे कैसे हो पाएगा, एस कहीं है ए कहीं है, ऐसा किस प्रकार से कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप बिना देखे भी टाइपिंग कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं धनात्मक। उसके बाद में आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक या उन्नतोत्तर यानी कमी। इसमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग तो तेजी से होगी, फिर धीमी हो जाती है सीखने की गति। या सीधे सीधे कह सकते हैं, आप इंस्टा पे गए, आपने कोई तकड़ी सी रील देखी मोटिवेशन वाली, तो एक बार तो आपको लगा कि यार मैं खींच दूंगा, एक पाठ पढ़ा आपने, 2 पाठ पढ़ाए, उसके बाद में आपको हुआ यार छोड़ना, ऐसे तो पूरे दिन थोड़ी पढ़ाई होती है। तो उसमें आपने पहले तेजी पकड़ी, उसके बाद में आपकी पढ़ाई में धीमीपन आ गया। या जैसे मैं कोई क्लास की बात करूं तो क्लासों में आपने देखा होगा कि कोई कोचिंग वगैरह करता है तो उसको पता होगा कि क्लास में बैठते हैं तो पहली 1-2 क्लास में आपका फुल आप घर से तैयार होके आए हुए होते हैं या फ्रेश होते हैं बिल्कुल, तो आपका दिमाग अधिक चलता है। ठीक है, और जब धीरे 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 शाम होती जाती है तो उसमें आपकी एनर्जी डाउन होती जाती है, जिससे कि सीखने की गति है वह भी धीमी होती चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैं मानता हूँ कि समझ में आ गया। आगे देखना, इसमें तीसरा प्रकार आता है समान या सरल रेखीय, जिसको बोलते हैं इक्वल या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन या इसका सीधा सीधा मतलब है इस प्रकार का वक्र बने। तो ये कह रहा है कि सीखने की दर हमेशा या गति समान हो। ठीक है, तो ऐसा वक्र है जो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो पाता है कि हमेशा ही इक्वल देखने को मिले। पढ़ाई का स्तर किसी भी कारणों से आप में ऊंच नीच होती रहती है। नेक्स्ट आता है इसमें असाकारीय, जिसमें इस प्रकार के वक्र बनता है। इसमें यह कह रहा है कि इसमें जो अधिगम की दर है ना वो कभी तो धीमी हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है, फिर धीमी हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने 4 प्रकार के पढ़े हैं। तो इनमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है कि सबसे अच्छा कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ तो इसी को मानेंगे ना कि वृद्धि होती चली जाए अधिगम में, तो सर्वश्रेष्ठ तो इसको माना जाता है। और न्यूनतम स्तर का कौन सा मानेंगे? न्यूनतम स्तर का तो यही मानेंगे, कमी हुई हुई किस काम की, जब तक एग्जाम होगा तब तक हम सब कुछ भूल जाएंगे। या ये वक्र है, इसमें एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ये बहुत कम प्राप्त होता है, या मैं कहूं तो लगभग शून्य प्राप्त होता है, मतलब ये वक्र प्राप्त नहीं होता है। जो सर्वाधिक प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं ना, सर्वाधिक प्रकार के, वो असाकारीय वक्र प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये हमारी तैयारी में हम अक्सर देखते रहते हैं कि तैयारी ऊपर नीचे चलती रहती है, कभी तीव्र कभी धीमी, कभी तीव्र कभी धीमी, अर्थात वक्र इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो अधिगम वक्र के बाद में हम पढ़ते हैं अधिगम पठार। अब सीधा सीधा हमको ये देखना है कि अधिगम पठार क्या होता है। अधिगम में पठार जैसे हो गया कि एक टाइम ऐसा आता है कि उस समय ना तो कोई, या मैं सीधा कहूं तो ना उतार चढ़ाव, ना उतार हो रहा है ना कोई चढ़ाव हो रहा है, यानी नए सीखने की स्थिति आ जाती है, यानी स्थिरता आ जाती है, उसको बोलते हैं पठार। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। जैसे अधिगम पठार के कारण आप सीधी सीधी ध्यान में रखें कि आपका निजी कारण भी हो सकता है, जैसे आपको कोई थकान है, या आपकी मानसिक किसी प्रकार के रोग है, या आपको जो पढ़ा रहा है वह समझ में नहीं आ रहा है, या अर्थात जो सीखने की अनुचित विधि है। इसके बाद में हम बात करते हैं अधिगम के कुछ स्थानांतरण आते हैं, किस प्रकार से एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह काम में आता है, या दूसरी जगह सीखा गया काम हमारे काम में बाधा उत्पन्न करता है।
तो स्थानांतरण मैंने बता दिया, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार के कुछ आएंगे। मैंने कह दिया एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सकारात्मक भी सिद्ध होगा और उसमें समस्याएं भी लेकर आएगा। तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं सकारात्मक या धनात्मक, जिसको कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें सीधा उदाहरण से ही बताऊंगा मैं आपको, उदाहरण से समझ में आएगा। आपने सभी ने मेनली सुना ही होगा, मोटरसाइकिल चला के जब, माफ़ करना, जब साइकिल चला के और हम मोटरसाइकिल चलाते हैं ना तो हमको आसान लगती है। साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाना बिल्कुल आसानी से सीख जाता है, उसको कहा जाता है बस बैलेंस तो बनाना तुझे आता ही है, सिर्फ गियर और क्लच का सीखना है तेरे को। अर्थात उसका एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान उसके दूसरे क्षेत्र में काम आ रहा है, तो यह उसके लिए सकारात्मक होता है। अब दूसरी मैं बात करूं इसी प्रकार जैसे ऋणात्मक या नकारात्मक, मैंने पहले ही बता दिया एक क्षेत्र का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में समस्या पैदा करता है। अब जैसे मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप वॉलीबॉल खेल कर गए हैं, वॉलीबॉल खेल कर गए हैं, कुछ दिन आपने 1 महीने वॉलीबॉल खेला, फिर आपको अचानक से एक दिन फुटबॉल खिलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बार तो ऐसा हो ही जाएगा कि आप जो फुटबॉल है ना उसको भी ऐसे हाथ से किक कर देंगे, समझ गए। या अभी अभी मैंने जो टाइपिंग वाला बताया, वह टाइपिंग में 2 प्रकार की टाइपिंग होती है, जैसे हिंदी इंग्लिश, लेकिन वो एक साथ सीखते रहते हैं तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप कई दिनों तक इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, उसके बाद में जब आपको हिंदी कीबोर्ड पर करने को दी जाए ना कि इनमें ऐसे ऐसे करना है, तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आती है। या इसमें तीसरे प्रकार का स्थानांतरण आता है शून्य स्थानांतरण, अर्थात एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं डाल रहा है, अर्थात शून्य हो रहा है। एक तरफ तो आप कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और दूसरी तरफ आप डांस सीख रहे हैं, तो वह आपको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। या मैं कह सकता हूं कि एक तरफ आप बाइक चलाना सीख रहे हैं और एक तरफ आप खाना बनाना सीख रहे हैं, तो ये क्षेत्र का इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। इसमें अन्य कुछ स्थानांतरण के प्रकार आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, जो भी हम देखेंगे। अन्य स्थानांतरणों में देखना क्षैतिज अंतरण आता है। क्षैतिज अंतरण मैं कह सकता हूं कि ओरिजेंटल, या यह जो सकारात्मक होता है ना, पॉजिटिव होता है, उसकी तरह मेनली काम करता है कि बाइक जो सीखा हुआ ज्ञान है, माफ करना, साइकिल का सीखा हुआ ज्ञान आपको बाइक में चलाने में काम में आ रहा है। अगर कोई आपने एक भाषा में कोई नियमों को सीखा है तो वह दूसरी भाषा में जो सीखने है उसमें आपको काम में आ रहा है। क्षैतिज अर्थात इस प्रकार से, अर्थात मैं कहूँ तो समान परिस्थितियों में सीखने में जो अंतरण होता है ना उसको बोलते हैं क्षैतिज अंतरण। इसके विपरीत ऊर्ध्व अंतरण अर्थात इस प्रकार से सीखना, यानी अप होता जाएगा। इसमें ये सीखा, फिर आपने इसी से जुड़ता हुआ ये सीखा, या आप सीधा सीधा क्लास से समझ सकते हैं। इसी क्रम में तो आपको क्लास दी जाती है, आपको तीसरी का सीखा हुआ चौथी में काम आएगा, चौथी का सीखा हुआ पांचवी में काम आएगा, अर्थात स्तर ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आता है अनुक्रमिक अंतरण, अर्थात ऐसे एक क्रम में सीखते हुए चलना, जिसमें आप सीधा सीधा एक तो ये ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है प्लस, फिर उसके बाद में माइनस, फिर उसके बाद में गुणा, फिर उसके बाद में भाग। तो ये एक क्रम में सिखाया जाता है, तभी वह आसानी से सीख पाता है। अगर बच्चे को आप सबसे पहले भाग सिखाओगे ना तो वह इतना जल्दी नहीं सीख पाएगा, वह सीख तो जाएगा लेकिन उसके कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले यही क्रम हम देखने को मिलते हैं। जैसे आपने एक लर्निंग सिद्धांत सुना होगा, जैसे जिसको बोलते हैं LSRW, यह भी इसी सिद्धांत पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग माफ करना, फिर राइटिंग, इस प्रकार से सीखना, तो ये भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, या इसी प्रकार से अधिगम का अंतरण होता है। आगे हम बात करते हैं, दो एक साथ में बात करेंगे, जैसे पार्श्विक अंतरण और द्विपार्श्विक अंतरण, अर्थात लेटरल और बायलेटरल। पार्श्व अंतरण का मैं सीधा सीधा जैसे एग्जाम्पल बताऊं तो क्लास में आपने बच्चे को बताया कि सरल ब्याज के बारे में बताया और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बताया, लाभ आने के बारे में बताया, तो बच्चा जब उनको वैसी इस समान परिस्थितियों में उसकी जीवन की समस्या उनमें प्रयोग करता है ना, तो उस प्रकार का जो अंतरण है वह पार्श्विक अंतरण हो जाएगा। जैसे उसको सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज बताया तो घर जाकर वह उधार दिए हुए पैसों में अपने घर वालों को बता देते हैं कि इसका इतना ब्याज होगा, इतना ब्याज होगा, तो वैसी परिस्थितियों में उसने इसका
काम ले लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक अंतरण। अब दूसरा इसी से रिलेटेड आता है द्विपार्श्विक अंतरण। इसमें जैसे बायलेटरल ट्रांसफर, इसमें सीधा सीधा आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्ति का जो शरीर होता है उसमें दो हाथ होते हैं, तो उसको कई बार हम देखते हैं कि एक हाथ को चीज सिखाई हुई दूसरे हाथ को समझ में आ जाती है या सीख जाता है। अर्थात एक हाथ से कुछ क्रियाओं को सीखना, हम दूसरे हाथ से क्रियाओं को भी सीख जाते हैं। जैसे हम एक हाथ से लिखना सीख रहे हैं, एक हाथ से हमने लिखना सीखा, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम दूसरे हाथ से भी अगर प्रयास करते रहे ना, तो उस हाथ से भी लिखना सीख जाते हैं। अर्थात एक में सीखा हुआ ज्ञान धीरे धीरे अन्य में भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। या मैं सीधा सीधा कहूँ कि आपने कई बार लड़कियों को देखा होगा कि वह मेहंदी जो है लगाना तो एक हैंड से सीखती हैं, जो उनका नेचुरल हैंड होता है, राइट हैंड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड भी हो सकता है। तो वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में मेहंदी लगा लेती हैं तथा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में मेहंदी लगा लेती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने अधिगम को लगभग समेट लिया है या पूर्ण रूप से कर लिया है। इसमें कुछ और आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन रूप में या टेस्ट सीरीज के रूप में एक सेशन इसमें और लेके आएंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।